हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके देख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए इस चैप्टर पे वो होना चाहिए संस्थाओं पे, कि समाज तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। हम अब पढ़ेंगे संस्थाओं के बारे में, है ना, कि वो होते क्या हैं, कैसे समझे संस्थाओं को, कि संस्था होती क्या है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं आपके सामने, जैसे कि सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह वृहद या परिवार की तरह लघु हो सकती है ना। तो यहाँ पे दो तरीके की संस्थाएं हमें मिल रही है। एक तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, जितनी बड़ी राज्य होते हैं ना, ऐसे यानी कि करोड़ों की संख्या में भी आप उनको देख सकते हो, लाखों की करोड़ों की संख्या में। दूसरी तरफ आप एक छोटा सा परिवार देखते हो, तो एक परिवार के रूप में भी आप संस्थाओं को देख सकते हो। ठीक है। संस्था मतलब कि एक परिवार भी हो सकता है, एक राज्य भी हो सकता है, बड़ा और छोटा। इसके अलावा कुछ मुख्य संस्थाएं आपके सामने हैं, जैसे कि परिवार, विवाह और नातेदारी, ये एक संस्था हो गई। दूसरी संस्था हो गई हमारी राजनीतिक संस्था। ठीक है। तीसरी हो गई अर्थव्यवस्था। तीनों के बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। अर्थव्यवस्था। चौथी हो गई धर्म, और पांचवी हो गई शिक्षा। तो ये सभी क्या होती है, संस्थाएं होती है। अब इसमें देखो, कुछ तो आपको मिलेगी औपचारिक, कुछ मिलेगी अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक से मतलब क्या है, यानी कि एक तरीके से जो शिक्षा है, जहाँ पे हम स्कूल जाके हम ग्रहण करते हैं, वो एक औपचारिक शिक्षा से एक औपचारिक संस्था होती है ना। जहाँ पे हम लिखने की और पढ़ने की चीज़ों को, यानी कि बुक से पढ़ते हैं, यानी कि उसमें फैक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आप एक लीगल प्रोसेस होता है। और एक संस्था होती है जिसका एक पूरा जो काम होता है वो कागज़ों पे होता है ना। एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे वो काम करते हैं, आपके हाज़िरी लगाना, है ना, सारे काम जो आपके नंबर्स मिलते हैं आपको एग्ज़ाम में, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। बाकी जैसे परिवार है, ये क्या है, ये एक अनौपचारिक संस्थाएं हैं, है ना, क्योंकि हम इसके लिए कहीं जा नहीं रहे हैं, हम किसी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, किसी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम घर पे ही बैठ के चीज़ों को सीखते हैं, है ना। घर पे जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो वो भाषा बोलना सीखता है ना, उनसे समाज को समझता है कि समाज कैसा होता है। तो ये सब क्या है, एक अनौपचारिक और औपचारिक दो तरीके की संस्था आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपको कोई बताएगा नहीं शायद, ये तो बता रहा हूँ। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करता है। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि संस्था क्या होती है, जो कि कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत किया गया हो। यानी कि एक कानून रियल, या यानी कि जैसे कि आपके घर होता है, घर में भी कानून होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही हमारी कुछ जैसे कि स्कूल है, वहाँ पे आपके रूल रेगुलेशन होंगे, डिसिप्लिन होंगे, कि भाई ये सब्जेक्ट इस मतलब कि एक टाइम है कि ये टीचर इससे इस टाइम में आएगा, यानी कि आधे घंटे का पीरियड है, 45 मिनट का पीरियड है, 1 घंटे का पीरियड है। तो ये क्या है, सब एक प्रोसेस के पार्ट है। ठीक है। तो ये एक मतलब एक स्वीकृत चीज़ें होती हैं। संस्थाएं क्या है, एक स्वीकृत चीज़ें जो कि कानून द्वारा या प्रथा द्वारा मानी गई है लोगों को। ठीक है। लोग उसको मानते हैं कि हाँ भाई ये संस्थाएं हैं, यानी कि घर एक संस्था है, आप घर को संस्था कहते हो या स्कूल को संस्था कहते हो, है ना, ये सब। उसके अलावा परिवार, विवाह और नातेदारी, अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे पहला जो है यही पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे। ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि भाई ये पहला है। क्या है? ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो परिवार, विवाह और नातेदारी, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई जो फैमिली में जो लोग होते हैं वो एक तरीके से संस्थाएं होती हैं, लेकिन वो अनौपचारिक होती है ना। वो इनफॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में उसको, है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो परिवार है वो इनफॉर्मल संस्थाएं हैं। यहाँ पे क्या है, एक काम होता है व्यक्ति का, है ना। जैसे कि घर में जो महिलाएं हैं, जो आपकी मम्मी होंगी, वो आपके घर में काम करती है ना, मतलब जो भी घर का काम होती है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, ये उनके लिए बनाया गया है। तो ये प्रकार्यवाद जो है, ये यही कहता है कि भाई एक सिस्टम होता है घर में, फैमिली में, सभी की फैमिली में, कि भाई जो लोग हैं, कुछ लोग तो घर का काम करने के लिए होते हैं, घर के अंदर मतलब कि काम करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, और कुछ होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, जैसे कि आपके पापा, है ना, वो पुरुष है, उनको उनके लिए मतलब एक धारणा है कि भाई वो बाहर जाके काम करेंगे, पैसा कमा के घर पे लाएंगे। तो ये एक तरीके से आप इसको पारंपरिक कह सकते हो, पर ये जो है प्रकार्यवाद का ये मत है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो ये हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है फ्यूचर में पढ़ने के लिए। परिवार के सब रूपों में परिवर्तन देखो हर जगह आता है, फैमिली में भी आता है, समाज में भी आएगा,
और रास्ते में भी आएगा, ठीक है। सब जगह आपको ये स्वरूप देखने को मिलेगा कि भाई जो परिवार है आज कितने छोटे हो गए हैं, है ना। हम सिंगल फैमिली में रहते हैं, अपने मम्मी पापा और हम, ठीक है, इस तरीके से। और पहले जब जो था संयुक्त परिवार थे, सभी एक साथ रहते थे, यानी कि एक जॉइंट फैमिली थी। उसमें चाचा भी रह रहे हैं, आपके चाचा के बच्चे भी हैं, है ना। उसमें जो है दादी दादा आपके दोनों साथ में रहते हैं, उसमें ताऊ भी हैं। तो पूरा बहुत बड़ा परिवार होता था उस समय गांव में, आप देखते हो। अब जो है सब लोग शहरों की तरफ आ गए हैं, तो वहाँ पे क्या है, परिवार छोटे हो गए हैं। उसको ही कहते हैं परिवारों में जो स्वरूप है परिवार का, जो एक तरीके से एक स्ट्रक्चर था, वो बदल गया है। इसके बाद ये आता है हमारा पारिवारिक अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। इसमें आगे एड किया होगा मैंने कुछ ना कुछ, वैसे इसमें कुछ है नहीं, पर ये देखो पारिवारिक के बारे में बता रहा है कि जो हम जो है ना दूसरे परिवारों से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके चीज़ों को सीखते हैं। यानी कि वो कुछ परिवार में जैसे कि आप देखते हो रूल रेगुलेशन अच्छे हैं, तो वो कुछ लोग जो है उसको मान लेंगे कि हाँ भाई ये वाली चीज़ हमें भी अपनानी चाहिए, इसको जो है इसके लिए हमें भी सोचना चाहिए कि हाँ ये जो काम है ये सही है। इस तरीके से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो मैं बता रहा हूँ ना वो एग्ज़ाम में आएगा आपके, ठीक है, पूछता है, मतलब एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी अभी है ना एक वोकेबलरी यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप जो वर्ड्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आप कर पाओ। ठीक है। परिवार किस तरह लिंगवादी है, तो परिवार में मैंने बताया अभी आपको कि भाई एक आपकी मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, तो उनमें घर के जो काम होते हैं दोनों के बटे हुए होते हैं, है ना। मम्मी का काम होता है घर में काम करना, पापा का वो करता है बाहर का काम, है ना। जो बाहर के काम होते हैं वो फादर निपटाते हैं, आपके पुरुष जो होते हैं घर के, है ना। तो ये एक तरीके से लिंगवादी कह सकते हैं इसको आप। परिवार किस तरह लिंगवादी है, तो ये इस तरह लिंगवादी है कि भाई कामों में बंटवारा हुआ पड़ा। जैसे कि आप ये चित्रों में देखते हो कि भाई जो महिलाएं हैं घर पे हैं, है ना, और पुरुष देखो बाहर काम कर रहे हैं, फावड़े चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो इस तरीके से। और जो महिलाएं हैं उनका पानी भरने का काम है। तो ये क्या है, एक परिवार की लिंगवाद जो है इसको कह सकते हैं आप। इसके बाद विवाह संस्था होती है। विवाह के रूप होते हैं, जैसे कि एक विवाह और बहुविवाह, है ना। एक विवाह क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि भाई एक विवाह में एक व्यक्ति एक ही बार विवाह करता है। एक व्यक्ति मतलब पुरुष या महिला दोनों एक एक बार विवाह करती है। बहुविवाह में दो दो बार विवाह करते हैं, उससे ज़्यादा विवाह कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा पत्नियां रखने की उसमें एक प्रथा होती है कि भाई एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं, या पत्नी जो है एक से ज़्यादा पति रख सकती है एक ही समय में, ठीक है। अलग अलग समय में नहीं, एक ही समय में। पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक विवाह ज़्यादा प्रचलित है। ये कुछ ही समाजों में था। अब देखो ये जो बहुविवाह वाला जो है ना, ये इसमें क्या है कि भाई कुछ एक कहते हैं ना, कुछ समाजों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कहीं पे जो है महिलाओं की कमी है किसी समाज में, तो क्योंकि अंतर विवाह और बहुविवाह वाला भी एक अंतर विवाह और बहुविवाह वाला भी एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा आगे जाके, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि दो तरीके से विवाह होते हैं, कि जिसमें कि एक विवाह समाज के अंदर होता है, यानी कि एक समाज एक ग्रुप होगा उसी के अंदर वो विवाह करेंगे। एक में क्या होता है कि बाहर जाके, यानी कि अपने समूह से अपनी जाति से बाहर जाके वो शादी करते हैं। तो बहुविवाह में इसीलिए दिक्कतें क्या होती हैं कि उस समाज में ना लड़कियों की संख्या कम हो गई हो शायद, तो इसीलिए क्या है लड़के जो है एक से ज़्यादा, मतलब कि लड़कियां जो है एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ शादी करने के लिए बाध्य हो जाती हैं, यानी कि उनको फोर्स किया जाता है कि आप शादी उनसे भी करो, ठीक है। यानी कि 3 से 4 पति उनके होते हैं, यानी कि क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है। वहीं पर उल्टा हो गया, है ना, पुरुषों की संख्या कम हो गई, महिलाओं की ज़्यादा हो गई, तो फिर ज़्यादा महिला रखने की वहाँ पर प्रथा हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश होते हैं कुछ, जैसे कि अंतर विवाह और बाहर विवाह, ये बताया था मैंने भी आपको लास्ट में, ये वही है। अंतर विवाह में क्या होता है कि भाई समूह के अंदर शादी करते हैं, यानी कि ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर ही हम शादी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, ठीक है। तो दोनों की जो महिलाएं हैं वो आपस में शादी कर रही है, महिला और पुरुष, तो ये मतलब अंदर अंदर रह जाता है। बाहर विवाह में उल्टा होता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको मिलेगा कि भाई जो ग्रुप है वो बाहर जाके शादी कर रहे हैं किसी और से, है ना। इसको हम अंतर विवाह और बाहर विवाह कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो, नहीं आ रहा तब भी बता सकते हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। इसके बाद कुछ बुनियादी संकल्पनाओं विशेषता, जैसे कि परिवार, नातेदारी, विवाह, इन सबको परिभाषित करना,
जैसे कि बता रखा है इसमें परिवार क्या होता है, नातेदारी का मतलब क्या होता है, विवाह का मतलब क्या होता है ना। आपको ये तो पता ही होगा, आप समाज में रहते हो, इतनी चीज़ तो मतलब एक कॉमन सेंस तो होता ही है। बाकी एक कॉमन सेंस आपका पढ़ाई के बाद भी डेवलप होता है कि आप जो आपको क्या आपको लिखना है ये, है ना। तो उसके हिसाब से ये एक आपको कुछ शब्दावली भी होनी चाहिए, आपके पास एक वोकेबलरी भी होनी चाहिए, तो ताकि आप जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे कि परिवार में लिखा हुआ है यहाँ पे, परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं, है ना। यानी कि जो बड़े पुरुष होते हैं, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, वो आपको पालते हैं। तो ये वो कह रहा है कि भाई परिवार में इस तरीके से होता है। नातेदारी में क्या होता है, खून से जो संबंध होते हैं हमारे, वो होते हैं नातेदारी के अंदर, जैसे कि माता पिता, बहन भाई, है ना। एक होता है विवाह, ये भी आपके जो है विवाह के बाद जब दो लड़के और लड़के साथ में मिल जाते हैं तो जो दो परिवार होते हैं वो भी एक हो जाते हैं, है ना, वो भी एक दूसरे के रिश्तेदार हो जाते हैं, जिसको हम नातेदार कहते हैं। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो नातेदारी है, ये हमारे सगे वाले होते हैं, पर ये वाले जो होते हैं ये हमारे सगे नहीं हैं, पर फिर भी नातेदारी है इनसे हमारी, क्योंकि लड़की या लड़का कोई ना कोई बिहाया है इनके घर में या उनके घर में, इस तरीके से ये वहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप मिलेगी, है ना। बेशक वो खून का रिश्ता ना हो, पर वैसे रिश्ता होता है उनका, ठीक है। तीसरा है हमारा कार्य और आर्थिक जीवन, कि भाई बता रहा है कार्य क्या है। यहाँ पे क्या होता है, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्र से परे किया जाने वाला कार्य व्यवहार। तो यहाँ पे कार्य पता है आपको, जो काम करते हो आप, आपके पापा फादर जो काम करते हैं, आपकी मम्मी जो काम करते हैं, वो कार्य होते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का मतलब बता रखा है यहाँ पे कि भाई जब आप कुछ काम करते हो, है ना, जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके अलावा भी आप कुछ और जॉब कर रहे हो, एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो, है ना, एक्स्ट्रा आप जब काम करते हो तो उसको हम कहते हैं अनौपचारिक, ठीक है। कहीं और जाके आप रोज़गार ढूंढते हो कि भाई कुछ और भी मिल जाए मुझे, ट्यूशन पढ़ा रहे हो आप, ट्यूशन के साथ साथ आप चाहते हो कि भाई कुछ और भी आप कर लें, है ना, तो उसको हम कहते हैं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन, ये जो श्रम विभाजन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बता रहा है कार्य के जो आधुनिक रूप होते हैं, जैसे कि श्रम विभाजन समझो पहले। श्रम विभाजन से मतलब है कि एक फैक्ट्री में, ठीक है, एक फैक्ट्री है, जूता बनाने की फैक्ट्री है एक, वहाँ पे आपको एक व्यक्ति मिलेगा, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, पर एक व्यक्ति का काम क्या है, एक व्यक्ति कर रहा है जूते का जो नीचे का जो सोल होता है ना, जिसके ऊपर जूता रखा होता है वो होता है। उसके बाद सेकंड व्यक्ति जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, जूते का जो ऊपर का जो भाग होता है ना, वो बनाने का काम कर रहा है। तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके फीते बना रहा है जूतों के। और चौथा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, वो उन जूतों को चिपकाने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, श्रम विभाजन है, यानी कि एक ही काम को करने के लिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, एक ही काम को करने के लिए, ठीक है। उसको हम कहते हैं श्रम विभाजन, यानी कि लोगों को अलग अलग उसमें बांट देना कि भाई तू ये काम करेगा, सिर्फ ये काम करेगा, तू और कुछ नहीं करेगा, है ना, पूरा काम नहीं करेगा, तू सिर्फ एक काम करेगा, इसको हम कहते हैं श्रम विभाजन। तो ये एक आधुनिक रूप है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक व्यक्ति पूरा ही काम करता था, मतलब स्वतंत्र होके, जैसे कि एक टेबल बना रहा है तो वो पूरी टेबल खुद ही बना रहा है ना, किसी को और को वो उसमें मतलब कि इन्वॉल्व नहीं कर रहा कि भाई तू भी मेरे साथ काम कर, तू ये इसके लकड़ी के जो है इसके पैर बना दे, मैं बाकी जो ऊपर का टेबल का होता है जिस पे मतलब रख के काम करते हैं मैं वो बना दूंगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले होता था पारंपरिक तरीके से, पर अब जो है इसका रूप बदल गया है, इसलिए कहते हैं आधुनिक रूप, यानी कि श्रम विभाजन एक आधुनिक रूप है काम करने का। कार्य रूपांतरण यही वही है, यानी कि जब कार्य जो है उसका एक रूप बदल गया है। पहले हम जो है जैसे कि खेती करते थे कि भाई खेती जो थी पहले हम लकड़ियों से करते थे, है ना, हमारे पास इतने औजार नहीं थे, छोटे मोटे जो भी हम घर पे बना लिया हमने, उनसे ही हम जो है खेती कर रहे हैं। अब जो है रूप बदल गया है उसका भी, हम जो है मतलब फैक्ट्रियों में या जो है खेती में हम औजारों का यूज़ करते हैं, नई नई टेक्निक्स आती हैं, ट्रैक्टरों का यूज़ करते हैं, है ना, कीटनाशक डालते हैं उसमें। तो ये एक रूप बदल गया है चीज़ों का, काम को करने का, है ना, ये वो बता रहा है। सबको हाईलाइट करते चलो, आसान हो जाएगा बाद में, ठीक है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। राजनीति संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, शक्ति और सत्ता, ठीक है। तो ये राजनीति के बारे में तो आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान सा चीज़ें हैं, क्योंकि ये आप हमेशा देखते हो कि भाई राजनीति किस तरीके से काम करती है। यानी कि शक्ति और सत्ता, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसके पास सत्ता भी है ना। सत्ता और शक्ति के बारे में पता ही होगा आपको। सत्ता मतलब
पावर है ना, अभी जो जैसे सरकार है, कोई पावर में है तो उसको हम बोलते हैं सत्ता में ये वाली पार्टी है। शक्ति मतलब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जो पावर होती है उसके अंदर हुकूमत चलाने की, उसके पास चल रहा बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसके पास शक्ति है, वो लोगों को धमका के कुछ भी करके मतलब अपने काम करवा सकता है, इसको कहते हैं शक्ति। राज्य की संकल्पना सरकार की सत्ता एक वेद व्यवस्था से समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। तो राज्य की संकल्पना क्या होती है, यानी कि राज्य में आप देखते हो कि भाई गवर्नमेंट है, काम करती है, पुलिस होती है, प्रशासन होता है, उसमें वो सभी अपने काम करती है और उसके लिए उनके पास सैनिक बल होते हैं, है ना, पुलिस होती है, सैनिक होते हैं, उनके पास शक्ति होती है, अथॉरिटी होती है लीगल, जिससे कि वो चीज़ों को कर पाते हैं, है ना, आपके लिए जो भी कानून होते हैं वो लागू करते हैं ताकि आप सही तरीके से जी पाओ, इसको हम कहते हैं भाई ये राज्यों में होती है। ठीक है, आगे यहाँ पे मिलेगा आपको धर्म के बारे में जानने के लिए कि भाई धर्म क्या होता है। आपको 3 तरीके से बता रखा है कि धर्म क्या होता है। धर्म काफ़ी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। अध्ययन 1 में देखा होगा, ये तो बता रखा है। बाकी धर्म के बारे में कुछ और है, जैसे धर्म का समाजशास्त्र है, धर्म का समाजशास्त्र अध्ययन धर्म के ईश्वरमीमांसी अध्ययन से कई तरह से अलग होता है ना। धर्म के बारे में हम बात करते हैं कि भाई ईश्वर भगवान, ये कह रहा है कि धर्म वो नहीं है। धर्म का मतलब है निम्नलिखित तरीके से, जैसे कि पहला बता रखा है, धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और इस अन्य संस्थाओं के साथ इसका क्या संबंध है के बारे में अनुभव आपको कराता है ना। यानी कि लोग कैसे काम करते हैं, धर्म कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको ये बताता है धर्म। ठीक है, दूसरा ये तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन करता है लोगों के बीच में, उसको हम धर्म कहते हैं कि भाई ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है। यानी कि एक धर्म को समझने की जो एक समझ होती है ना, उसको उत्पन्न करता है कि भाई ये धर्म में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, और ये इस धर्म में ये कमियां हैं और ये अच्छाइयाँ हैं। तो ये इस तरीके से ये तुलना भी तो हो रही है यहाँ पे। तीसरा, ये समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों, संस्थाओं की जांच करता है। तो ये जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति के अंदर कुछ पक्ष होते हैं, है ना, कुछ धार्मिक विश्वास होते हैं, व्यवहार होते हैं, संस्थाएं होती है, उनके बारे में आपको एक रिसर्च करके देता है ना, तभी आप बोलते हो धर्म। आगे चलते हैं थोड़ा सा और मिलते हैं इसमें कुछ। शिक्षा के बारे में बता रखा है कि भाई शिक्षा आपको 2 तरीके से मिल सकती है। अभी मैंने लास्ट में बताया था, एक परिवार से मिलती है, एक आपको विद्यालय से मिलती है। तो वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक पेट में पानी पी लो। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो शिक्षा होती है वो कैसे होती है। उसके बाद ये ख़त्म हो गया चैप्टर यार, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। इसमें बड़ी चैप्टर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्दावलियाँ दे रखी हैं कि भाई नागरिक क्या है ना। नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का एक सदस्य जिसकी सदस्यता के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि उसका अधिकार भी है उस क्षेत्र में रहने का, और उसका कर्तव्य भी है कि वो उस क्षेत्र में रहे, है ना। जैसे कि हमारे देश के वासी बाहर जाके काम करते हैं, तो उनका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य से दूर जा रहे हैं, उसके पीछे भी रीज़न है, उनके लिए भी हम गलत नहीं कह सकते। अब बता रखा है श्रम विभाजन क्या होता है। तो श्रम विभाजन को आपको पता होना चाहिए कि भाई श्रम विभाजन मतलब मैंने बताया था आपको कि भाई एक ही काम को करने के लिए 36 लोग काम कर रहे हैं, उसको श्रम विभाजन कहते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे अभी काम चल रहा है मेरे पड़ोस में, ये लोग शोर बजा के रखते हैं रोज, पता ना क्या काम है इनको। लिंग, सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं लिंग से, जैसे कि महिलाओं से तो अपेक्षा ये होती है कि वो घर में काम करे, पुरुषों से क्या होती है कि वो बाहर काम करे। ये अनुभविक जांच क्या होती है कि भाई आप कहीं पे गए हो, ठीक है, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, उसके बारे में रिसर्च करा है और फिर आप उन तथ्यों को पेश कर रहे हो। तथ्य मतलब एक तरीके से फैक्ट, जो भी हुआ है वहाँ पे, जो एक्चुअल चीज़ें वहाँ पे हो रही है ना, उसको आप बता रहे हो, उसको हम कहते हैं अनुभविक जांच। अंतर्विवाह, बाहर विवाह, ये मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से कि भाई जब हम समूह के अंदर विवाह करते हैं उसको बोलते हैं अंतर्विवाह, जब हम समूह से बाहर करते हैं उसको कहते हैं बाहर विवाह। बाकी और भी है, विचारधारा,
साझी विचार आस्थाएं जो प्रभावशाली समूहों के हितों को न्योचित सिद्ध करती है, यानी कि एक तरह की जस्टिफाई करने का काम करती है जो विचार हैं आपके, है ना। वेदता, वेद यानी कि लीगल होने की आस्था को वेदता कहते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी आप तथ्य पेश कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए, है ना। तथ्य तो मुझे लगता है लीगल ही होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं कि वो आपने सोच लिए तो वो तथ्य बन गए। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे विद्वान मिलके उन चीज़ों को एक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, डिबेट करने के बाद वो चीज़ें तथ्य बनती है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। एक विवाह, बहुविवाह ये बता रखा है मैंने आपको, एक बार शादी करते हैं और 2 बार शादी करते हैं, उससे ज़्यादा शादी करते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, बहुपति प्रथा, यानी कि जो पत्नी होती है वो एक से ज़्यादा पतियाँ रख सकती है, और बहुपत्नी यानी कि पति जो है एक से ज़्यादा पत्नियों को रख सकता है। सेवा उद्योग, राज्य समाज, ये सब आप पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।